हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉल्यूम प्रोफाइल के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे कि हम वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज कैसे करेंगे और वॉल्यूम प्रोफाइल के टाइप्स कितने होते हैं कि अगर हम उन्हें समझते हैं, अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो उन्हें हम किस किस शेप में स्टडी कर सकते हैं और हर एक शेप का क्या अलग अलग मीनिंग निकलता है। और अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल की स्टडी करते हैं तो फिर उसे हम कैसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, मैंने आपको पहले बताया होता कि उसमें 4 टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो मार्केट की थ्योरी है उसे हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया अपना डी टाइप, दूसरा अपना हो गया पी टाइप, फिर स्मॉल बी टाइप और फिर डबल डी टाइप, मतलब कैपिटल डी टाइप। ये हमारे हो गए जो है वो वॉल्यूम प्रोफाइल के टाइप। तो हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वॉल्यूम और एक होता है प्रोफाइल। अब इसी वॉल्यूम का प्रोफाइल यानी कि जो वॉल्यूम है ना, वो क्या कहती है मार्केट में। वॉल्यूम भी मार्केट का एक सेंटीमेंट है, प्रोफाइल भी मार्केट का एक सेंटीमेंट है। तो ये वॉल्यूम और प्रोफाइल दोनों मिल करके हमें मार्केट के बारे में क्या इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। और ये कहना क्या चाहती है एग्जैक्टली, इस बस ये पूरा जो इसका सार है यही वॉल्यूम प्रोफाइल कहलाता है। तो चलिए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट में डी शेप का वॉल्यूम प्रोफाइल बने, तो उसका जो एक तरह से डिफिनेशन होता है या फिर उसका जो एक तरफ से मीनिंग होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बैलेंस और इम्बैलेंस ये 2 चीज़ें ऐसी है ना जो मार्केट में हर वक्त चलते रहते हैं और इन दोनों को मिला करके बनता है ऑक्शन, नीलामी। अगर आप इस ऑक्शन को समझ गए, इस बैलेंस को समझ गए, इस इम्बैलेंस को समझ गए, तो सारा का सारा जो मार्केट का साइकिल है इन्हीं 3-4 चीज़ों पे चलता है। हर जगह, हर पॉइंट पे, दुनिया में हर जगह ऑक्शन चल रहा होता है, नीलामी चल रही होती है। नीलामी में बेसिकली कौन कौन से होते हैं? एक होता है बायर और एक होता है सेलर। यही दो लोग ऐसे हैं जो नीलामी करते हैं हर जगह। बायर चाहता है कि मैं सस्ते दामों पे माल को खरीदूं और सेलर चाहता है कि मैं महंगे दाम पे अपने माल को बेचूं। और यही जब किसी एक प्राइस लेवल पे इनका एग्रीमेंट हो जाता है तो वहीं पर ऑक्शन पास हो जाता है, यानी कि नीलामी हो जाती है। लेकिन जब बायर्स और सेलर्स के बीच में जो प्राइजेस होते हैं ना, जब उनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है तो वहीं पे वो नीलामी फेल हो जाती है और वहीं पे ऑक्शन फेल होता है, जहाँ से प्राइस फिर से नया ऑक्शन प्रोसेस फाइंड करने के लिए एक एरिया फाइंड करती है, जिसकी वजह से प्राइस का ऊपर नीचे होना हमारा मार्केट का एक सेंटीमेंट बन जाता है। मैं इन सबको डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मार्केट में ना रेंज बाउंड होता है, बायर्स और सेलर्स एग्री करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे हम एग्री करेंगे, इसको हम सेल आउट करेंगे या फिर इसको हम परचेज करेंगे। तो मार्केट जहाँ भी रेंज बाउंड हो, यानी कि एकदम ऐसे यूं चले, ठीक है ना, यानी कि वो स्विंग हाई और स्विंग लो को ब्रेक ना करे। जैसे ये वाला मार्केट है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये क्या है? ये मार्केट में स्विंग हो रहा है, यानी कि प्राइस में एक अप ट्रेंड चल रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर लो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऐसे ऐसे प्राइस चल रही है, यानी कि ये अपने ना हायर हाई और हायर लो को ब्रेक नहीं करती है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट या फिर कंसोलिडेशन फेज इसको बोलते हैं। और यह एक बैलेंस एरिया होता है, और बैलेंस एरिया जब होता है ना तो उसको हम ऑक्शन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्शन पास। यानी कि यहाँ पे नीलामी हो रही है, बायर्स और सेलर्स के बीच में एग्रीमेंट कंफर्म हो गया है, तो प्राइस यहाँ से मूव नहीं कर रही है।
बेस्ट फॉर रेंज रिवर्सल ट्रेडर्स। अब ये चीज़ें देखा जाएगा। ब्रेकआउट के बाद में इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बैलेंस एरिया होता है जहाँ पर ऑक्शन पास होता है, लेकिन जैसे ही किसी पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बायर्स और सेलर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है ना, तो वहाँ से प्राइस फिर से अपने फेयर वैल्यू की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। कि मतलब जैसे यहाँ से इस प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स ना वो कमज़ोर पड़ गए और बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो यहाँ पे बायर्स मिले नहीं तो प्राइस ऊपर मूव कर गई। क्योंकि अग्रेसिव बायर थे तो प्राइस ऊपर मूव कर गई, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर चली गई और वो फिर अपना एक फेयर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। दूसरा, अब आप समझ गए मेरे ख्याल से कि डी शेप का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में मूव करे उसको हम डी शेप प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं कि ये पी शेप का मतलब क्या होता है। देखिए, पी शेप का मतलब ये होता है ना कि जब जो है वो प्राइस शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ये अपना एक बैलेंस एरिया था और प्राइस यहाँ से ओपन हुई फिर ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस ऊपर तो गई लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। क्योंकि ये इस लालच में गई थी कि ऊपर हमको बायर मिलेंगे, बट वो बायर मिल नहीं पाए, तो फिर से यहाँ पे रिजेक्शन हुआ और प्राइस फिर अचानक से नीचे आ गई, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रही है। तो ये क्या बना, अगर आप देखेंगे ना तो ये पी शेप का बन जाता है, यानी कि ये पी शेप में आ जाता है। यानी कि मतलब क्या हो कि ऊपर टेल है और नीचे पे बायर्स एक्टिव थे और प्राइस को ऊपर गए। चलिए ठीक है, प्राइस सेल के बाद में बायर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस ऊपर जाती है, बुलिश शाइन, बॉटम से लॉन्ग रेंज बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं कि तीसरा टाइप क्या होता है। देखिए, तीसरा टाइप बी टाइप होता है। लॉन्ग लिक्विडेशन होता है, बाइंग फेल होती है, सेलर्स डोमिनेट करते हैं और प्राइस नीचे गिरता है, बीरिश शाइन होता है। यानी कि जब इस तरह से बी शाइन बने मार्केट में, मैं इसको एट द एंड आपको भी दिखाऊंगा एग्जांपल करके कि कैसे क्या होता है। अगर मार्केट में ये बी टाइप बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होने वाला है और प्राइस ना वो ब्रेक डाउन करने वाली है यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो उसे हम बी टाइप बोलेंगे। और डबल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि प्राइस रेंज बाउंड होती है और ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब चलिए इसको हम समझते हैं चार्ट की मदद से। फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ना वो कितने टाइप का होता है। आप दोबारा से समझ लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, जो पहला होता है ना, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है डी टाइप, दूसरा होता है पी टाइप, तीसरा होता है स्मॉल बी टाइप और चौथा फिर कैपिटल डी टाइप। इसका मतलब ये है कि जब इस तरह की मार्केट प्रोफाइल बनेगी हमारे चार्ट में तो ये होता है कि ये ना रेंज बाउंड मार्केट चलेगी, यानी कि कंसोलिडेट चलेगी, यहाँ पे प्राइस बैलेंस एरिया में रहेगी। दूसरा है अगर जो है ये बी टाइप का बनता है तो यानी कि ये है कि नीचे टेल है, आपको दिख रहा होगा नीचे टेल है और ऊपर जो है एक फेयर वैल्यू एरिया है, यानी कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम शुरू होने वाला है और प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाली है, ये इसका साइन होता है। तीसरा है बी टाइप। अब देखिए बी टाइप में क्या होगा कि ऊपर टेल है और नीचे फेयर वैल्यू एरिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है और प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आने वाली है। और डी है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अभी कंफ्यूज्ड है, वो ब्रेकआउट भी कर सकती है और ब्रेक डाउन भी करके नीचे भी आ सकती है। ये चार टाइप बेसिकली जो थ्योरी होती है ना वो ये चार टाइप को डिस्क्राइब करती है। अब चलिए हम चार्ट में चलते हैं और ये देखते हैं कि चार्ट में हम कैसे इसको स्टडी करेंगे। देखिए सारे के सारे चार्ट के टाइप्स तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूँगा और बाकी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम प्रोफाइल हमने तकरीबन 3 से 4 दिनों का आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल में हम
4 से 6 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला ये हो गया कि वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसको हायर वैल्यू एरिया, हायर वैल्यू एरिया, और इसको हम बोलेंगे लोअर वैल्यू एरिया, ठीक है ना। अब इसी में ये पॉइंट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जैसे ये अगर इसको मार्क करें तो हाई वैल्यू नोड, और एक लास्ट में हम पढ़ते हैं लो वैल्यू नोड। तो ये कितने हो गए? 6 पॉइंट्स हो गए जो कि किसी भी वैल्यूम प्रोफाइल का कोर होते हैं। हमको इन्हीं को समझना है और इन्हीं की बेसिस पे प्राइस के मूवमेंट को समझना है। दोबारा आप समझ लीजिए, देखिए वैल्यू एरिया, हायर वैल्यू एरिया और लोअर वैल्यू एरिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हैवी वैल्यू नोड और लोअर वैल्यू नोड। इसमें 2 चीज़ें और मैं आपको ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, जिसको आप 7वीं भाषा भी कर सकते हैं, डार्क साइट, और 8वां कर देते हैं लाइट बार। इसको हम बार बोलेंगे, ठीक है ना, बार, डार्क बार और लाइट बार। ये क्या होता है? अब चलिए हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में हम अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। वैल्यू एरिया क्या होती है? वैल्यू एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे टोटल वॉल्यूम का 70% ट्रांजेक्शन्स हो, उसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया। अब देखिए, अब ये वैल्यू एरिया बनता कहाँ है? ये वैल्यू एरिया बनता कहाँ है? वैल्यू एरिया ऐसे पर्टिकुलर या फिर ऐसे सर्टेन प्राइस लेवल को कहते हैं कि जहाँ टोटल वॉल्यूम का 70% ट्रांजेक्शन्स हो या फिर 70% ट्रेड हो, उसको हम बोलेंगे वैल्यू एरिया। अब वॉल्यूम प्रोफाइल टूल जब आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करेंगे ना, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखने को मिलेगा ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा हाई वैल्यू एरिया, ये आपको मिलेगा हाई वैल्यू एरिया। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये लो वैल्यू एरिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको किसी भी वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेंगी। पहला क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कंट्रोल, दूसरा क्या होगा? हाई वैल्यू एरिया, और तीसरा क्या हो गया? लो वैल्यू। अब ये इसी रेंज को ना हम बोलते हैं वैल्यू एरिया, इसी रेंज को हम बोलते हैं वैल्यू एरिया। और इसी रेंज को हम बैलेंस एरिया भी बोलते हैं, इसी को हम बैलेंस एरिया बोलते हैं, वैल्यू एरिया भी बोलते हैं। और इसी में 70% ट्रांजैक्शंस होते हैं। बाकी की जो 30% ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो डार्क लाइट, ये लाइट बार में होते हैं। अब देखो, अब इसी वैल्यू एरिया को ना हम डार्क बार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब ये देखेंगे ना, इसको देखिए, जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डार्क बार है वैल्यू एरिया का, डार्क बार है, और ये वाला लाइट बार है। अब ये लाइट बार ऊपर नीचे दोनों हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो डार्क बार होता है ना, ये इंडिकेट करता है कि अभी करंट के सिनारियो में इस टाइम फ्रेम पे यहीं पे 70% वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये इसको इंडिकेट करता है। और यहाँ पे प्राइस ना रुक रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एग्रीमेंट है, वो प्राइस को बेच और ख़रीद रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, और यहाँ प्राइस अभी रुक, यानी कि यहाँ पे प्राइस ना ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एरिया, या फिर क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू एरिया। अब देखो, जहाँ पे प्राइस ना ज़्यादा समय तक रुक नहीं रही है, उसको हम बोलते हैं अनफेयर वैल्यू एरिया। क्या बोलते हैं उसको? अनफेयर वैल्यू एरिया। और वो हमारा आता है लाइट बार में, और ये लाइट बार ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और लाइट बार की एक ख़ासियत ये होती है ना कि वहाँ पर प्राइस ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है, और इसको हम बोलते हैं अनफेयर वैल्यू एरिया या फिर इम्बैलेंस एरिया। यहाँ से रिजेक्शन होता है, प्राइस ऊपर तो जाती है एक फेयर वैल्यू की तलाश में कि हमें वहाँ बायर्स और शेयर्स मिलेंगे और हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, लेकिन वहाँ पे
इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जिससे रिजेक्शन होता है और प्राइस फिर से नीचे आती है और यहाँ पे प्राइस बहुत समय तक नीचे मतलब उस अनफेयर वैल्यू एरिया में या फिर इम्बैलेंस एरिया में रुक नहीं पाती है, और अगर रुक जाए तो फिर ये एक अलग से अपना बैलेंस एरिया बन जाएगा। तो ये थी चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट गई, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। ये मैंने बताया था आपको कि हाई वैल्यूम नोड और लो वैल्यूम नोड ये क्या होती है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है ना। चलिए उसको बस समझ लेते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ना फेयर वैल्यू एरिया में या फिर बैलेंस एरिया में एक ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे इस 70% का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है, और ये एक सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करता है। मतलब अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू एरिया में अगर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ट्रेड कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सपोर्ट बन गया है और अब चांसेस ज़्यादा हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़े। यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ना इस 70% में से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का क्लस्टर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये सपोर्ट भी बन जाता है, और अगर प्राइस नीचे आए तो रेजिस्टेंस का काम भी करता है। ये हो गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हैवी वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड। अब देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना, ये हमेशा इस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर ही बनेगा, ये कंफर्म करके आप। और अब आती है बात हैवी वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड की। ये हैवी वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड ये इस फेयर वैल्यू के बाहर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है, लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू के अंदर ही बना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हैवी वॉल्यूम नोड, यानी कि वो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ना ट्रांजेक्शन्स तगड़े हुए हों। अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन तगड़े हुए हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखिए, ये बार हमको बताती है ना कि कहाँ पे प्राइस ज़्यादा, जहाँ जिस भी उस पे बार ज़्यादा लंबा होगा ना, वो समझ लेना कि वो हैवी वॉल्यूम नोड है, और जहाँ पे छोटा होगा ना, वो समझ जाना कि वो लो वॉल्यूम नोड है। अब जैसे ये वाला हैवी नोड है, ये वाला लो है, ये लो है और ये लो है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको हम अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन करके स्टडी करते हैं। तो इतना ही आज के लिए बहुत है, और अगले अगले सेशन में या फिर अगले वीडियो में हम फिर एक एक के ऊपर चार्ट में आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या मतलब होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसको हम अपने ट्रेड में सेटअप कैसे करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे कंटेंट से अगर वो फ़ायदा होता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।